नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भरद्वाज और मैं हूँ मोनू पटेल। जैसा कि इन दोनों लगातार जो है महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लगातार जो है सरगर्मी जो है इस ठंड के मौसम में कहीं न कहीं महागठबंधन में पारा जो है राजनीति का कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है और चढ़ा हुआ भी है। खासतौर पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर कहीं न कहीं आरजेडी के मंत्रीगण हो या चाहे नेतागण हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं साफ तौर पे नाराजगी दिख रही है। साफ तौर पे ये नाराजगी पार्टी के अंदर ही नहीं, कहीं ना कहीं ये मीडिया और जनता के बीच में साफ तौर पे जो दिखाई पड़ रही है। इसी के बीच हमारे साथ आज एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ नयन कुमार सर मौजूद है। उनसे हम जानेंगे, जब आप महागठबंधन की सरकार में हैं, आप कहीं ना कहीं किसी एजेंडा पे आपका सरकार बनी होगी, क्योंकि उससे पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, जिसका नाम था डबल इंजन लोकतांत्रिक गठबंधन पार्टी थे। उसके बाद नीतीश कुमार अचानक ही तेजस्वी यादव से मिलकर सरकार बनाई और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद डिप्टी सीएम के पद पे कार्यभार संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हम इनसे जानेंगे क्या मतलब लगता है कि क्या कुछ ऐसा एजेंडा सेट था कि 2023 यानी कि 24 से पहले ही नीतीश कुमार को कुर्सी सौंप देनी थी तेजस्वी यादव को। क्या इसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो राजद के नेता है वो इस बात से भी लेकर कहीं गुस्सा है। आइए जानते हैं नयन सर से उनका क्या इस पर क्या ये सोचते हैं, इनका क्या फीडबैक है। सर तो सबसे पहले आप ये बताइए सर कि 2022 में जेडीयू और बीजेपी अलग हो गए थे और उसके साथ ही इतनी तेजी से सरकार में 2-3 दिन में कहने के महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए, जो कि बिहार के मुखिया हैं, और युवा छवि के जो तेजस्वी यादव है उनको डिप्टी से बनाए। क्या आपको नहीं लगता है कुछ ऐसा बात भी हुआ होगा कि हो सकता है कि 2024 में हम दिल्ली दौरा करेंगे और बिहार से मरिए? क्या इस वजह से आरजेडी नेताओं में कहने का आक्रोश है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नयन कुमार यादव। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जदयू और आरजेडी और 7 अन्य दल मिल करके महागठबंधन का निर्माण किए और सरकार सत्ता में आए। ये बहुत अच्छी बात है। बिहार के लोगों में काफ़ी खुशी हुई, प्रसन्नता जाहिर किया लोगों ने। तरह तरह से प्रसन्नता आई लोगों में, खास करके युवा वर्ग में ज़्यादा प्रसन्नता आई, चूँकि तेजस्वी एक नवयुवक है और वो सत्ता में आ गए। इससे नवयुवकों में काफ़ी उत्साह हुआ। रही बात सामाजिक न्याय और न्याय के साथ प्रशासन के, तो इसका थोड़ा सा अभाव अभी दिखाई दे रहा है। नहीं कहीं सामाजिक न्याय लागू हो रही है धरातल पर, नहीं कहीं न्याय के साथ प्रशासन है। प्रशासन कहने का मतलब प्रशासन में वो पिछले तरह है, जैसे एनडीए की सरकार थी उसी तरह से आज भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोग जो है सो त्राहिमाम करने लगे। जितनी जल्दी प्रसन्नता आई थी उतनी जल्दी लोगों पर मायूसी भी छा गई है, जो कि भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। रही बात 10 लाख रोज़गार नौकरी देने की बात, तेजस्वी जी कहे थे लोगों से, और पिछले 5 महीने हो गए। 5 महीने में अभी उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं। रोजगार के मुद्दे पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आरजेडी के नेताओं में आक्रोश किस बात का है, जो समय समय पे कहीं न कहीं एक दूसरे पर तीखा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरजेडी की बात, आरजेडी के अन्य नेताओं की बात है, तो वो अपने थोड़ा सा अपना उनका एक अलग मैनिफेस्टो है। पहला बात तो उनकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सामाजिक न्याय से वो लोग बंधे हुए हैं। सामाजिक न्याय के तहत ही वे लोग कोई भी कार्य करते हैं। और मैं देखता हूँ कि चाहे वो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट हो या और लोगों का हो, तो वो थोड़ा सा जवाबदेही के साथ ही अपना वक्तव्य दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जवाबदेही के साथ लोग अर्थ के बदले अनर्थ लगा रहे हैं, और खास करके मीडिया वाले जो है सो इसको प्रपंच बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि लोगों में गलत मैसेज आए। और मीडिया वाले, आप लोग तो जानते हैं कि मीडिया वाले जो है सो गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध है। मीडिया वाले तो सीधे भाजपा का एजेंट है। ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है सर। तो मीडिया वाले अपने तरह से उसको प्रपंच बना करके प्रस्तुत करते हैं लोगों में। मीडिया पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल ये है ना कि ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है ना सर? ठीक है, ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है। उससे पहले सुधाकर सिंह साफ तौर पे पहले से कहते आ रहे हैं कि अफसरशाही करने के नीतीश राज में काफी चरम पे पहुंचा हुआ है। तो मैं तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार में कोई सुधार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार तो काफ़ी है, अभी भी है।
मैं अभी भी कह रहा हूँ, गठबंधन में लोगों को अभी भी जानकारी है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। कहिए तो मैं उदाहरण सहित बता सकता हूँ। अब सभी लोग जान रहे हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हुई है, सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है, तो लोग में तो आक्रोश थोड़ा रहेगा ही। सामाजिक न्याय कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय के ताना बाना के साथ ही महागठबंधन में राजद सम्मिलित हुआ है, तो वो तो चाहेगा ही कि सामाजिक न्याय, सभी समाज के लोगों को बराबर न्याय मिले। जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, हम लोग भी लड़े हैं, आज नहीं 1986, 87, 85 से लड़ रहे हैं। माननीय काशीराम जी इसके लिए लड़ते रह गए, लालू जी लड़ते रह गए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव इसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किए, शरद यादव जी संघर्ष किए, सब लोग संघर्ष किया है इसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय के ताना बाना के साथ ही गठबंधन में ये राजद आता है, और सामाजिक न्याय लोगों को धरातल पर नहीं मिलती है, तो लोग में थोड़ा सा आक्रोश तो होता ही है। और यदि ये सरकार पूर्ण राजद की सरकार होती तो सामाजिक न्याय पूर्णतः लागू रहता। तो इसे लेकर फिर गठबंधन में आप गए क्यों फिर? गठबंधन में देखिए, किसी भी पार्टी के साथ तालमेल होता है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसके तहत लोग आपस में मिलते हैं, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही सारे 7 पार्टी है, 7 पार्टी इकट्ठे हुए हैं और सरकार चला रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार अच्छी नहीं चल रही है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोग की आकांक्षा काफ़ी रहता है सरकार से। लोग की आकांक्षा का क्या बोलते हैं, लोग की आकांक्षा पर सरकार कायम नहीं रहती है, तो लोगों में थोड़ा सा आक्रोश आ जाता है। और धीरे धीरे हमको लगता है कि तेजस्वी जी इसमें सुधार लाएंगे। तेजस्वी जी, ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी जी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे तभी करेंगे, तेजस्वी जी अपना काम कर रहे हैं, समझे ना। आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हर जगह स्वास्थ्य महकमा को करीब करीब काफ़ी अच्छा कर दिए हैं। और उसी तरह से ये क्या बोलते हैं, निर्माण के ये में निर्माण के काफ़ी कार्य में प्रगति हुआ। हाँ, तो निर्माण में भी, पथ निर्माण में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिल रहा है। अब तो हम तो बिहार के बहुत जगह पर दौड़ा किए देखे। लेकिन कहने वाला बात ये है सर, खासतौर पे अगर गठबंधन की बात किया जाए, खासतौर पे आरजेडी नेताओं का, तो कहने के आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष में जो भूमिका निभाते हैं, सरकार पर तीखा हमला बोल के, क्या ये वही भूमिका निभा रहे हैं? कहने के बीजेपी को क्या एक मौका मिल रहा है इन लोग से? नहीं, बीजेपी, देखिए, बिहार का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि बीजेपी का तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, समझे ना। बिहार में एक अच्छा सामाजिक ताना बाना बना हुआ है। आपको पता है नंबर 1 पार्टी था इस बार। लोग जो है सब, बिहार में नंबर 1 पार्टी होगी कैसे? वो भाजपा जो है सब, भाजपा उस समय जिसमें नीतीश बाबू साथ दे रहे थे, नीतीश बाबू के साथ 55% ओबीसी का वोट उनको भाजपा को मिल जाता था, जिसके कारण वो नंबर 1 पर चले गए थे। आज वो जीत करके सीट दिखाएंगे तो संभव नहीं है कि हमको लगता है कि वो जीत पाएंगे। सामाजिक ताना बाना यहाँ का बिहार का इस तरह का बना हुआ है। आरजेडी भी कहने के, आरजेडी भी नीतीश कुमार पर डिपेंड है। आरजेडी नीतीश कुमार पर डिपेंड नहीं है, आरजेडी के साथ जो है सो मिला हुआ है, साथ में हैं लोग। उनका भी अपना मैनिफेस्टो, इनका भी अपना मैनिफेस्टो, दोनों एक ही तरह का है, समझे ना। वो भी सामाजिक ये आरजेडी वाले सामाजिक न्याय पर डिपेंड है, और वो है सो न्याय के साथ प्रशासन पर डिपेंड है, समझे ना। न्याय के साथ शासन के चलाने के लिए है। लेकिन आप ही का नेता बोल रहे कि प्रशासन है का, सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहने के अफसरशाही जो है, कहने के बढ़ा हुआ दलाल इसमें काफी सारे बैठे हुए हैं, बिना पैरवी का, बिना कोई पैसा कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर न्याय कैसे हम बता सकते हैं? इसी का सुधार करने के लिए तेजस्वी जी आए हैं ना। तेजस्वी जी तो काफ़ी सुधार आपको तो देखने को मिल रहा होगा हर जगह पर। वो रात्रि गश्ती में निकल जाते हैं तेजस्वी जी, उनको तो थोड़े किसी से डर भय है या ये क्या है कि कहीं से कोई हानि पहुंचा देगा। वो तो A to Z पार्टी चला रहे हैं, सभी लोगों को मिला करके चला रहे हैं, A to Z लाए हैं। A to Z सिस्टम से सबको चाहते हैं कि सबको सामाजिक न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि दलितों को मिले, पिछड़ों को नहीं मिले, पिछड़ों को मिले, अगड़ों को नहीं मिले। वो चाहते हैं कि सभी को सामाजिक न्याय मिले, समझे ना। और इसी को लेकर के तेजस्वी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का हाथ है सीधा। ये तो अच्छी बात है, बिहार के जनता के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और इसमें भाजपा का तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी है। अब बिहार हमेशा वामपंथियों और सामाजिक न्याय के साथ रहा है। बिहार में ऐसा ही ताना बाना बुना हुआ है कि बिहार में हमेशा वामपंथी और सामाजिक न्याय के ध्रुवीकरण एक साथ रहा है। तो यहाँ पर दक्षिणापंथी भाजपा का तो कोई स्थान ही नहीं है। रही बात सरकार चलाने की, तो सरकार तो अच्छी चल रही है, और उसमें सुधार तेजस्वी जी लगातार चाहते हैं कि लाएं। तेजस्वी जी ऐसा नहीं है, तेजस्वी तो सामाजिक सुधार भले कर रहे हैं, रात को गश्ती भी करते दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे, लेकिन कहने के
आरजेडी को खासतौर पर तेजस्वी यादव एक खुद युवा के तौर पे नेता हैं और सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम है, बिहार के ही नहीं बल्कि देश के हैं। लेकिन जो यूथ लोग हैं खासतौर पे जो बेरोजगारी दर जो बिहार का है कहीं के 30 नंबर पे है। और देखा जाए बेरोजगारी के नाम पे ही तेजस्वी यादव को एक अच्छा खासा वोट बैंक मिला था। कहीं ना कहीं लोग जो है उम्मीद, खासतौर पे यंग लोग जो थे, यूथ थे, उम्मीद लगा के बैठे हुए थे अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो 10 लाख नौकरियां है वो शायद हमें प्रदान किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक एक न्याय, एक ठीक है सामाजिक न्याय वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक पहल है। लेकिन फिर भी जो बेरोजगार जो पीढ़ी बैठे हुए उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए इसी दिशा में तो मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं या और लोग हैं, समझे ना, बिहार के और लोग अच्छे गणमान्य लोग हैं, हमेशा तेजस्वी जी को सलाह मशविरा दे रहे हैं कि ये 10 लाख नौकरी है, इसमें थोड़ा विलम्ब हो रही है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, सभी जगह से रिक्तियाँ वैकेंसी वगैरह मंगा रहे हैं और समय के अनुसार निकाल भी रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा है कि युवा लोग चाहता है कि जल्दी में हमारा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं हम नियोजित हो जाएं, समझे ना, और तेजस्वी जी का साथ देते रहें। तो इसी को लेकर के तेजस्वी जी भी, ऐसा नहीं है, तेजस्वी जी को हर चीज़ मालूम है, तेजस्वी जी चाह भी रहे हैं, युवाओं के साथ प्रेम उनका बरकरार है और युवा लोग भी तेजस्वी भैया के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी युवा जो है सो तेजस्वी जी के साथ हैं और वो चाहते हैं, अभी उन लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, समझे ना, और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी उनकी अपेक्षा को शीघ्र समाधान करेंगे। आपको नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट के पास, कोई यूथ के पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं है इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं? ऐसे भी तो हो सकता है ना? नहीं देखिए ये यूथ जो है एनर्जेटिक होता है, यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एक तेजस्वी जी ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शन है, समझे ना। लेकिन यूथ वो भी अपना, जैसे हम लोगों के बिहार में है ना कि अपना जाति के ही लोग खोजते हैं, तो यूथ है, यूथ को ही खोजेगा, वो बूढ़े बुजुर्ग को खोजना नहीं पसंद करेगा। उन लोगों को बूढ़े बुजुर्ग से उतना वो ऐतिहासिक उनको मान चुका है। और यूथ चाहता है कि हमेशा एवरग्रीन रहे। हमारे डिप्टी सीएम तो एवरग्रीन है ही, सबको मालूम है। और एवरग्रीन के साथ चाहे लड़का है या लड़की, लोग जुड़ना चाहता है और उसी को लेकर के जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके पास विकल्प नहीं है, विकल्प बहुत सारे विकल्प है, यूथ के पास बहुत विकल्प है, समझे ना। और देखिए सुनिए, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोले थे, भारत एक प्राचीन देश है लेकिन ये जवान देश है। ये भारत एक प्राचीन और जवान देश है। जवान इस संदर्भ में बोले थे कि उस समय 60 करोड़ 65 करोड़ युवा इस देश के लिए एनर्जेटिक काम कर रहे थे। आज भाजपा के सरकार आ गई केंद्र में, तो इन युवाओं के मुंह पर जो है सो कुल्हाड़ी मार दिया गया, वो उनके मुंह पर तमाचा मार दिया गया है। और आज ये 60 करोड़ नहीं 80 करोड़ नवयुवक घर में बैठे हुए हैं, समझे ना। ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जो मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, यदि उसमें से 20-20 लाख भी रोजगार, 10% भी रोजगार देते तो आज जो है ये समस्या नहीं आती। आज हमारे 80 करोड़ नवयुवक, हमारे कलाम साहब जब जा रहे थे तो बोले कि देश की चिंता मत करो, यहाँ पर 60 करोड़ नवयुवक रात दिन मेहनत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, समझे ना। आज वो 60 करोड़ नवयुवक जो है सो रात दिन सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं मोबाइल पर तरह तरह के अपना इंटरटेन कर रहे हैं बेचारे, समझे ना। तो इस तरह से सरकार और पॉलिसी उनका, केंद्र सरकार का ठीक नहीं है। और उसमें बिहार सरकार काफ़ी सुधार लाने जा रही है युवाओं के लिए, खास करके युवाओं को हित के लिए कुछ काम करेगी, तभी ये भी सत्ता में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी सत्ता अपनी है, समझे ना। नवयुवक के पास बहुत विकल्प है। आप जैसे बोले ना कि नवयुवकों के पास कोई विकल्प नहीं इसलिए तेजस्वी के पास नहीं, नवयुवक के पास भी बहुत विकल्प है। लेकिन वो लोग एवरग्रीन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, एवरग्रीन, इसलिए अब हमेशा एवरग्रीन रहना चाहता है बिहार के नवयुवक, और इनके साथ है, समझे ना। भले ही देर हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन 10 लाख लोगों को रोजगार, जगह तो खाली है ही, जगह भी बिहार सरकार में खाली है, लेकिन थोड़ा सा कागजी प्रक्रिया और वो अपना क्रिया प्रक्रिया में अपना लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा देर हो सकता है। लेकिन यूथ तो साफ करें ना, एक हमको एक तारीख तो कम से कम दे सकते हैं ना, या कौन सा तारीख में बहाली निश्चित तौर पे आप निकलेगा लिखित तौर पे? देखिए ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है, आउटपुट लगाए इनपुट तुरंत निकलना शुरू हो गया, समझे ना। ये तो चलिए, मतलब समय लेना चाहते हैं सरकार अभी, क्योंकि अभी सिस्टम में बैठे हैं,
समय ऊपर नहीं, से लोग भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही, लोग भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार में है नहीं तो कहने कि इनको अभी काफी कुछ अभी करना है, समझना भी है, समय कुछ इनको मतलब मांगना चाहते हैं यूथ से, है ना। नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार में है और वहीं से प्रयास कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है कि प्रयास इनका जारी है। पूर्ण बहुमत और अल्प बहुमत होने से नहीं है। पूर्ण बहुमत जब सरकार सत्ता में आए हैं, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो जब काम करेंगे तभी ये पूर्ण सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे। काम नहीं करेंगे, लोगों को काम नज़र नहीं आएगा, तो चाहे तेजस्वी जी हों, आदरणीय लालू जी हों या कोई जी हों, तो इनको लोग थोड़ा सा दरकिनार कर देगा फिर। तो इसीलिए तो ये प्रयास कर रहे हैं कि काम करें तभी हम सत्ता में रहेंगे, समझे ना। तो हमेशा प्रयास इनका जारी है कि काम अच्छा करें, और सब लोग देख भी रहा है कि उस समय से तो काफ़ी चेंजिंग आया है, बदलाव आया है। रही बात थोड़ा सा भ्रष्टाचार के, तो उसका उन्मूलन भी कर रहे हैं, वैसा नहीं है। डॉक्टरों का देखें कि हाई लेवल मीटिंग बुलाया, हाई लेवल सुधार किए, बहुत सारा चीज़ किए हैं, समय ना पथ निर्माण में भी काफ़ी काम किए हैं। हम तो बिहार में गए हैं, देखे हैं रोड, तो इतना बढ़िया बढ़िया रोड अब नज़र आ रहा है कि आपको देखने में क्या बोलें, समझे ना। तो हर जगह रंग रोगन करके रोड को काफ़ी चमकाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब भले लॉन्ग लास्टिंग क्या होगा वो तो अब नहीं अच्छा, बता सकता हूँ। एक लास्ट सवाल है सर। जैसे कि आप देखे कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में आप देखे थे कि एक तोड़ फोड़ की राजनीतिक की शुरुआत हुई थी वहाँ से। हालांकि उस पहले कर्नाटक में भी हो चुका था, लेकिन कुछ दिन पहले ही हालिया दिनों में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना की जो सरकार थी, उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और कहीं ना कहीं वहाँ जो एक मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी वालों ने खेला, और कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट के जो नेता थे और शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और उद्धव को विपक्ष में बैठाने का काम किया गया बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि उसी तरह का फिर से गेम क्या बिहार में खेलना बीजेपी शुरू कर दिया? देखिए इसमें है ना, हमारे क्योंकि देखिए दो नेता जो कुछ दिन पहले आरसीपी से जेडीयू छोड़ के वो बीजेपी के पाले में चले गए, अब जो उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब गठबंधन में कहीं ना कहीं डैमेज जो कर रही है बीजेपी वाले, कहीं ना कहीं तोड़फोड़ कर रही है, और हो सकता है आने वाला वक्त में इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, देखिए इसमें आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी पहले ही बता चुके हैं कि ये बिहार है, और बिहार के लोग काम होने से पहले ही इन लोगों को जानकारी हो जाता है। बिहार के लोग सब चीज़ जान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग नहीं समझ पाते हैं। और हमारे ये क्या बोलता है तेजस्वी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये तो बता चुके हैं कि बिहार है, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के गाड़ में हल्दी लगा देता है, समझे ना। ये बात नहीं है वो लोटस ऑपरेशन लोटस चलावे या पोटस चलावे, ईडी के छापा मरवावे या सीबीआई के छापा मरवावे, उनका सोनिया जी के दफ्तर सील कर दिए हैं रात में। बताइए तो ये इन लोगों का ये धंधा चलते रहेगा। लेकिन भैया ये बिहार है, बिहार सही में उड़ती चिड़िया के गाड़ में हल्दी लगाता है। ये बिहार है, बिहार कोई ऐसा मामूली जगह नहीं है, समझे ना। और यहाँ पर सब ऑपरेशन इनका फेल हो जाएगा। ये बोले ना कि ये दक्षिणपंथियों का सरकार चलाने वाला बिहार नहीं है। बिहार हमेशा रहा है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है हमेशा, चाहे पहले भी, आज नहीं बहुत पहले से हम बता रहे हैं सामाजिक न्याय के। हमारे आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश जी क्या थे, प्योर सोशलिस्ट, सामाजिक सामाजिक ताना बाना के साथ ही वो रहे हैं, हमेशा लोकनायक बने हैं। कर्पूरी जी, आदरणीय कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे हैं, समझे ना। चाहे और भी बहुत सारे लोग हुए हैं यहाँ पर बिहार में धरती पर पैदा लेकिन लिए। तोड़ने में तो सफल रहे हैं बीजेपी वाले, और खासतौर पर मांझी, जितना मांझी पे भी उनकी निगाह है। अरे देखिए कमज़ोर नब्ज सभी कमज़ोर नब्ज को दबा करके जख्म देना सभी चाहते हैं, लेकिन आपको बताए ना कि ये बुद्ध की धरती है, ये वैशाली क्या बोलते हैं महावीर की धरती है, और ये अशोक की भी धरती है, समझे ना। ये कितनों आप कमज़ोर नब्ज को दबाएंगे, कितनों कमज़ोर नब्ज पर जख्म देना चाहेंगे, वो जख्म खुद ठीक कर लेते हैं बिहार के लोग। और ये ऐसा होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कोशिश करो। कैसे कहा गया है ना, हम लोगों के बिहार में एक कहावत है, कितनों करबा जादू टोना बउआ जइहन वही कोना। ये भाजपा कितनों जादू टोना करेगा, लेकिन बउआ जो है सो जाएगा सामाजिक न्याय के तरफ पर। बिहार सामाजिक न्याय का राज्य है, समझे ना। और चाहता भी है बिहार कि पूरा देश हमारा सामाजिक न्याय का बने, सोशलिस्ट। अरे भाई आप तो देखें
हमारे संविधान में ऊपर ही प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है, हम समाजवादी लोकतंत्र गणतंत्र के नागरिक हैं, समझे ना। तो हम लोग सामाजिक हैं, समझे ना। और यहाँ पर दक्षिणपंथी भाजपा का कोई स्थान नहीं है। ये सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी की जगह देने के लिए बिहार के लोग तैयार नहीं है, चाहे कोई भी हो। आप तो खैर आरजेडी तो A to Z पार्टी है, सबको मिला करके साथ साथ चल रही है। तो बीजेपी पे आप क्या स्टैंड लेना चाहते हैं? जैसे बीजेपी ने बोला था कि अब हम तोड़ फोड़ के राजनीति करना बंद कर दिए हैं, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि अब वो साफ तौर पे कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था सुशील मोदी की तरफ से। वो साफ तौर पे कह रहे थे कि मतलब हम जो है हम खुद लड़ने में सक्षम है, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ देखा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को उनको जरूरत है, जीतन मांझी की जरूरत है। तो कहीं कहीं उनको भी कहीं ना कहीं आभास है कि इनके बिना जो है बिहार में हमारी सरकार कहीं ना कहीं काफ़ी दूर है। अरे देखिए, जहाँ तक तोड़ फोड़ की बात है, तोड़ फोड़ की बात आपको तो क्या बताएं आपको। अभी तो बहुत बढ़िया मामला चल रहा है, BBC डॉक्यूमेंट्री। और बिहार के हर नागरिक को देखना चाहिए BBC डॉक्यूमेंट्री। जहाँ 2002 में दंगा फसाद फैलाने वाले मोदी अमित शाह आज भी इस केंद्र में सत्ता में हैं, और उनके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री आप जो है कश्मीर फाइल्स दिखा करके और वो दिखा सकते हैं, और BBC डॉक्यूमेंट्री पर आप बैन लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पर बैन लगा सकते हैं। ये तो उस समय जिस समय हम 8वां 9वां में पढ़ते थे, इंदिरा गांधी का सत्ता था, तो उस समय सेंसरशिप लगाया गया था, समझे। और सेंसरशिप लगा के प्रेस की आज़ादी को बंद कर दिया गया था। उसी तरह से ये प्रेस की आज़ादी जो चौथा खंभा है संविधान का, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा, उसकी आज़ादी पर रोक लगा करके ये जो है सो कैसे हिटलर तानाशाही चलाता था, हिटलर के तानाशाही से भी ज़्यादा ये अमित शाह। और बस देश में क्या कर रहा है, देश में 3 ही आदमी है, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये 3 मिलकर के देश को जो है सो तानाशाही के गर्त में ढकेल रहे हैं। और ये एक हिटलर के यहाँ होता था प्रोपगंडा मंत्रालय, समझे ना। वो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपगंडा उनका हिटलर का एक मंत्रालय था, जो केवल झूठ को झूठ, इतना बार झूठ बोलो कि वो लगे लोगों को कि सच है। वो यही स्थिति पर काम कर रहे हैं। ना केंद्र सरकार के बेरोजगारी से मतलब है, न केंद्र सरकार के भ्रष्टाचारी से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, न केंद्र सरकार को महंगाई से मतलब है, न केंद्र सरकार का आम जीवन। आटा है आपको 40 रुपये kg हो गया, बताइए आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे केंद्र सरकार को क्या मतलब है बताइए। आटा 40 रुपये किलो हो गया, दाल रोटी, लोग बोलता था कि दाल रोटी खाएंगे, समझे ना। तो कहाँ से दाल खाओगे, दाल हो गया 120 रुपये, और रोटी आटा हो गया 40 रुपये। 40 रुपये समझ रहे हैं क्या है। देहात में लोगों के घर में 40 रुपया नहीं होता है, समझे ना। और 40 रुपये kg आटा खा रहा है। मान ले कि 10 परिवार, 10 व्यक्ति है, उसके यहाँ 4 किलो आटा, तो समझ रहे हैं कितना पैसा चाहिए उसको, और वो हमेशा चाहिए। तो इस तरह से केंद्र सरकार का रवैया तो अभी आम पब्लिक के मतलब एक तरह से भोक्सी भरने का है। आम पब्लिक को भोक्सी भर के केंद्र सरकार सत्ता में रह रही है, प्रेस मीडिया पर जो है सो सेंसरशिप लगा दे रही है, समझे ना। और कहने का मतलब साफ तौर पे कहने के दबाने का काम किया जा रहा है। हाँ, पूरे तरह से ये जो है जो लोकतांत्रिक चीजें हैं, जैसे मीडिया हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर हाँ। सदन हो गया, या जनता क्या बात हो, कहने के दबाने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, इसमें एक थोड़ा सा हमको याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी ने पूछा था, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया था कि आप इतना अच्छा मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र जी, तो आपको कुछ और करना चाहिए था गुजरात में, या कुछ और करने की इच्छा थी आपको। तो बोले कि मेरी तो सारी इच्छाएं ठीक रही, पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा था कि मीडिया को हमने कंट्रोल नहीं किया, समझे ना। तो आज ये 10 साल प्रधानमंत्री रहने पर मीडिया को भी कंट्रोल कर लिए हैं, समझे ना। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिए हैं, मीडिया को जो है सो खरीद फरोख्त करवा रहे हैं, समझे ना। NDTV इतना बढ़िया अच्छा न्यूज़ हम लोगों को मिलता था, उसको अडानी जी साहब खरीद लिए, जिसके चलते हेराल्ड को जो है सो सारा कच्चा चिट्ठा निकलना पड़ा इनके बारे में, और एक दिन में 4 लाख करोड़ रुपया इनका डूब गया। बताइए, ये हमारे देश के सुपर टॉप कैपिटलिस्ट है, जिनका एक दिन में 4 लाख करोड़ रुपया, हमको लगता है यूपी या बिहार का बजट 4 लाख करोड़ रुपया का दोनों स्टेट का नहीं होगा साल का, उतना पैसा इनको एक दिन में डूब गया। अब सोचिए, अच्छा हुआ कि कम से कम वो हेराल्ड वाला तो कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया, भारत के लोगों को अच्छी जानकारी मिली, है ना। तो ये सब चीज़ से हम लोग काफ़ी दूर हैं। बिहार के लोग सीधे कमाना खाना जानता है, समझे ना। जहाँ कमाई होगा वहीं बेचारा का खाने का भी व्यवस्थापना करता है, वहीं दवाई का भी व्यवस्था करता है, वहीं पढ़ाई का भी व्यवस्था करता है। और ये सारे चीज़ तो आपको तेजस्वी जी उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। दवाई करवाई, उसके बाद पढ़ाई,
ये सब चीज़ ज़रूरी है। अब एक चीज़ हाँ याद पड़ गया, जब पढ़ाई की बात आती है तो केंद्र सरकार इसके काफ़ी खिलाफ है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बंद कराने के कगार पर, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आरएसएस बीजेपी के लोग घुस करके दंगा फसाद करा रहे हैं, समझे। दंगा फसाद करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चौपट कर दिए हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेसरों लोग जो है सो अपना रिजाइन दे करके घर बैठ रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमेशा दंगा फसाद हो रहा है। सांप्रदायिक दंगा के खिलाफ जो सो प्रोफेसर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। यदि बोलेंगे तो उनको भी जेल जाना होगा। इसके लेकर के बच्चों में पढ़ाई भविष्य तो काफ़ी चौपट हो चुका है। लोग भी देख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ या अपने बदले की भावना से कर रहा हूँ। ये लोग भी देख रहा है, समझे ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट तक के कब्जे में ले लिया है। सीबीआई ईडी इस सब का गठन हुआ था अच्छे अच्छे काम के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहा है अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए, समझे ना। तो इस तरह से देश नहीं चलती है। देश चलाने के लिए बहुत सा हम लोग देखे हुए हैं। इंदिरा गांधी के भी उस समय डिक्टेटरशिप को देखे हुए थे, लेकिन इंदिरा जी उस समय भी जब डिक्टेटरशिप चला रही थी तो देश हित के लिए ही काम कर रही थी। वो देश को बेच नहीं रही थी और किसी एक व्यक्ति के हाथ में देश को दे नहीं रही थी, जैसा कि अडानी को इन्होंने दे दिया है। तो ऐसा वो नहीं चाहती थी, समझे ना। उनका भी डिक्टेटरशिप था, वो हम लोगों के भलाई के लिए, हम लोगों के सुधार के लिए ही की थी, समझे ना। भले उसको उस समय परिभाषित लोग गलत ढंग से कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मानवता थी। इंदिरा गांधी तो उस समय आदरणीय लेडीज, अभी भी आयरन लेडीज कहा जाता है, वर्ल्ड में पहली आयरन लेडीज रही, समझे ना। तो वो भारत के हित के लिए काम करती थी। भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर किया थी, समझे ना। आज ये दिन भर में 10 बार ड्रेस बदल के 10 लाख के सूट पहन के, समझे ना, ये क्या देश चलाएंगे। इनको क्या पता है कि 40 रुपये किलो आटा हो गया तो लोग तो खरीद रहे हैं ना। अरे भैया, खाने के लिए तो मजबूरी में खरीदेगा ही, चाहे कोट बेच के आटा खरीदें या कपड़ा बेच के आटा खरीदें या ज़मीन बेच के आटा खरीदें, जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। लोग का ज़मीन भी बिक रहा है, समझे ना। तो ये स्थिति हो गई है। सोना का दाम उस तरह से बढ़ गया, दवाई का रेट देखे आप किस तरह से बढ़ा दिया केंद्र सरकार, समझे ना। कॉपी किताब कलम जो पढ़ने का आवश्यक चीज़ है, जिसके लिए हमारे नेता जयप्रकाश जी आंदोलन किए थे, उस चीज़ का रेट बढ़ा दिया है काफ़ी, समझे ना। तो अब जीने का समझिए कि अब क्या बोले, समझे। पब्लिक भी सब देख रही है, पब्लिक भी सब ऊब चुकी है, समझे ना। तो ये पब्लिक अब नहीं बर्दाश्त से ऊपर हो चुका है, समझे। तो मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो है अब कहीं ना कहीं इनको जो है जनता जवाब देगी। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मुद्दे थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नयन सर मौजूद थे और काफ़ी सारे मुद्दे पे इन्होंने खुल के अपना बात रखी। काफ़ी सारे एजेंडे थे, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या फिर दिल्ली की राजनीति हो या फिर यूथ का भी चाहे समस्या हो, चाहे गरीबों का समस्या हो, कहीं ना कहीं हर बातों पर इन्होंने अपना विचार रखे। और आप लोग क्या